ए वी आर लाइव नाउ। जल्दी से आ जाइए भाई, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। ओके, एक बारी कमेंट कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई सभी को। एक बारी सभी लोग कमेंट कर देंगे प्लीज। चलिएगा दोस्त, क्लास की शुरुआत की जाए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी भाई, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमने चीज़ों को डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून डीके भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिएगा, आपका नाम क्या है दोस्त? चलिए, ओम्स लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ओम के नियम पर आधारित हैं, जो आपके प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। ओम के नियम पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेकर हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। मल्टीपल वैरायटी के इस चैप्टर से क्वेश्चंस बने हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा ये चैप्टर आपके लिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दो ही चैप्टर आपके में काफी डिटेल में दिया गया है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक हमारे पास ऑप्टिक्स या प्रकाश जिसे हम कहते हैं। ये काफी डिटेल में दिए गए हैं और इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो इन चैप्टर्स को हम थोड़ा सा समय ज़्यादा देंगे क्योंकि थोड़े से बड़े चैप्टर्स भी हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस भी यहाँ से फॉर्म होते हैं। बाकी की जो चैप्टर्स हैं वे काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो उन्हें हम लोग जो चैप्टर का वेटेज है उसके हिसाब से ही हम चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार इसको देखते हैं। आंसर क्या होगा दोस्त, एक बार कमेंट करो। आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या बनेगा यहाँ पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि जो हमारे पास ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार हमसे पूछा है कि क्या होता है भाई। द करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, वोल्टता बढ़ने के साथ धारा बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई गलत बात ही नहीं है। प्रतिरोध बढ़ता है, या वोल्टेज वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, या वोल्टेज वृद्धि के साथ प्रतिरोध और दोनों धारा में वृद्धि होती है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या आंसर लगा सकते हैं। आंसर हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, तो एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे वोल्टेज में इंक्रीमेंट होगा दोस्त, तो ओम का नियम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है भाई कि जो हमने ओम्स लॉ अभी तक पढ़ा है, तो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो प्रतिरोध होता है भाई, या जो हमारे पास में क्या कहें विभवांतर जो होता है, ये सीधे समानुपाती होता है किसके, आई के। विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, जैसे जैसे वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ने के साथ में क्या होगा, करंट भी बढ़ेगी। यहां से फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तब हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो हमारे पास क्या होता है, आर होता है। और आर अपने आप में हमारे पास में क्या चीज होती है भाई, ये तो कांस्टेंट होता है। ये तो हमारे पास में क्या होता है, नियतांक होता है। अब अगर ये नियतांक है तो ये तो बढ़ने से रहा, ये तो बढ़ने से रहा भाई। बढ़ेगा क्या, वोल्टेज के साथ करंट बढ़ेगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमारे पास में क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा दोस्त। चलिए, क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, जिसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से सीखा था। रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता जिसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी सीखा था। अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है भाई, रो एल अपॉन ए हमारे पास में हो जाता है। ये जो हमारे पास रो की वैल्यू होती है यही हमारे पास क्या कहलाती है दोस्त, रजिस्टिविटी हमारे पास में कहलाती है, या हम इसे कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हम इसे कहते हैं। तो ये किस चीज का गुण होता है, मैंने आपको बताया है
कि ये जो गुण हमारे पास में होता है ये किस चीज का होता है भाई, किसी भी मटेरियल का ये गुण होता है, किसी भी मटेरियल का ये गुण होता है। तो ये ना तो मटेरियल की लंबाई पर निर्भर करेगा, ना ही हमारे पास उस मटेरियल की मोटाई पर निर्भर करेगा, और ना ही हमारे पास में द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ये तो सीधे सीधे कौन सा मटेरियल है उसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट चीज होती है। ये तो क्या होता है, मटेरियल के लिए कांस्टेंट सी वैल्यू हमारे पास में हो जाती है। क्लियर हो गया सभी को? बढ़िया, चलिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, प्रतिरोध का परस्पर उल्टा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमने डिस्कस किया था कि 1/r अगर हम कहें तो ये हो गया रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कंडक्टेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं भाई। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, या तो कंडक्टेंस कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, चालकता कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या रजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। रजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हमारे पास में हो जाएगा। प्रतिरोध का उल्टा चालकता हो जाएगी। अब देखिए प्रतिरोध क्या चीज होती है भाई, धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न कराने वाला, या स्पीड ब्रेकर हम कह सकते हैं। चालकता हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्त, जो क्या करे, बहुत स्पीड से क्या कराए, करंट का फ्लो कराए। तो चालकता इसका क्या होगा, अपोजिट हमारे पास में हो जाएगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये आपसे क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सुपर कंडक्टर आर, अति चालक जो पदार्थ होते हैं सुपर कंडक्टर, या हम इसे क्या कह सकते हैं, जी हाँ सुपर कंडक्टर ही हम इसे कहते हैं, अति चालक पदार्थ होते हैं। अति चालक पदार्थ क्या होते हैं भाई, तो याद रखिएगा ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो अति चालक के नाम से जानते हैं। अति चालक जो पदार्थ होते हैं उनमें भी हमारे पास आवेश वाहक या धारा वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही सभी के लिए धारा बहाने के लिए क्या है भाई, जिम्मेदार होता है। तो इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर धारा का प्रवाह करवाते हैं। आगे चलिएगा, इसको देखिएगा भाई। विद्युत रोधी या इंसुलेटर के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता है प्रतिरोधकता क्या होती है, तापमान कम होता है तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। कम तापमान पर प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कमेंट आप लोग करेंगे। देखिए हमने कुछ चीजों के लिए बात करी थी, है ना जी। अगर हम बात करें कि हमारे पास कहीं पर कंडक्टर है दोस्त, कंडक्टर है, या हमारे पास में क्या है, चालक है। अगर हम चालक के लिए बात करें तो जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम तापमान को या टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, बढ़ते जाता है। किसी भी चालक तार का जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाएंगे इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, अगर हम बात करें किसकी भाई, इंसुलेटर की, इंसुलेटर को अगर हम कहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्त, कुचालक कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कुचालक कह सकते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाते हैं इसका प्रतिरोध क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है भाई, डिक्रीज होने लगता है। याद रहेगा ये पॉइंट सभी को? याद है भाई पॉइंट? ओके, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, देखो एक और मटेरियल हमारे पास में आ जाता है भाई जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, या हम इसे कहते हैं दोस्त अर्धचालक। अर्धचालक ये भाई ना तो पूरे चालक होते हैं ना तो कुचालक होते हैं। इसमें अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। तापमान में एरो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीमेंट है। तो बात किसकी हो रही है, इंसुलेटर की। तापमान को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तापमान को अगर आप इसका कम करते जाएंगे दोस्त तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा भाई, बढ़ते जाएगा, क्या घटते जाएगा, एक बार देखिएगा। इंसुलेटर की कंडीशन देखिएगा भाई क्या बनेगी। ऑप्शन कमेंट करेंगे भाई।
इन केस ऑफ इंसुलेटर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस रजिस्टिविटी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगी दोस्त, बढ़ते जाएगी। क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है ना, टेम्परेचर को कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इंक्रीजेस कंडीशन क्लियर हो जाएगी। चलिए ओके, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं दोस्त, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं इंसुलेटर का। इसको प्रतिरोधकता ना करके भाई यहां पर थोड़ा सा इसको प्रतिरोध करो, इसको प्रतिरोध करो, रजिस्टिविटी ना करके इसको रेजिस्टेंस करो, इसको रेजिस्टेंस करो, तब ये क्वेश्चन सही बैठेगा। रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि रजिस्टिविटी हमारे पास एक्चुअल में क्या चीज है, रजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो तो चेंज होने से रही, वो तो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट है ना। रेजिस्टेंस होना चाहिए था यहाँ पर, प्रतिरोध होना चाहिए था। तो जैसे जैसे तापमान को कम करोगे प्रतिरोध क्या होते जाएगा भाई, बढ़ते जाएगा। अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, एक पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है, ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध क्या होगा, तापमान के साथ में बढ़ रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। देखो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, तो ये हमारे पास कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास किसी चालक की प्रॉपर्टी होती है। और चालक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कंडक्टर्स के रूप में हम यूज करते हैं मेटल का, या हम इसे कहते हैं दोस्त धातु, हम इसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, धातु यहां पर बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है आपसे। यदि एक स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या फर्क पड़ता है। जैसे सपोज आपके पास में एक स्प्रिंग है भाई, ये हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग है, थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिएगा स्प्रिंग में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं ना दोस्त, तो क्या बनता है, यहाँ पर जो स्प्रिंग के अलग अलग सिरे हैं, जो हमारे पास अलग अलग कुंडलियां हैं, उनमें क्या होगा, अलग अलग ध्रुवता उत्पन्न होने के कारण स्प्रिंग क्या होती है, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है या सिकुड़ जाती है, दब जाती है भाई स्प्रिंग, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, डी के भाई आंसर बताइए दोस्त। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर, हमारे पास में शक्ति की इकाई हमसे पूछी है। हम जानते हैं कि शक्ति की इकाई क्या हो सकती है भाई, P बराबर हमने सीखा है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हमारे पास में होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हमारे पास में हो जाता है दोस्त। एक यूनिट तो यहां से निकाल सकते हैं वोल्ट एम्पियर, या पावर हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। एक यूनिट यहां से निकाल सकते हैं जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रिकल जब हम पावर की बात करते हैं तो हमारे पास वॉट यहां पर निकल कर आ जाती है पावर की यूनिट, वॉट यहां पर पावर की यूनिट निकल कर आ जाती है। एम्पियर हम जानते हैं कि एम्पियर हमारे पास किस चीज की इकाई है भाई, तो ये हमारे पास करंट की इकाई है, या हमारे पास विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है जी, ओम हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है, ओम हमारे पास में रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है दोस्त, है ना जी। प्रतिरोध की ये इकाई हो जाती है, ये प्रतिरोध की इकाई हो जाती है। बोल्ट तो हम जानते हैं कि बोल्ट में हम किसे नापते हैं, तो ये हमारे पास विभवांतर की इकाई हो जाती है ना जी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं वोल्टेज, इसको हम कहते हैं वोल्टेज। ये तीनों की इकाइयां हमारी हो जाती है। ओके दैट्स ग्रेट। चलिएगा अगला प्रश्न बनाएंगे, अगला प्रश्न बनाएंगे भाई। अगला प्रश्न कहता है तांबे और जर्मेनियम के दो टुकड़ों को कमरे के ताप पर 80 केल्विन ठंडा किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ठंडा कर रहे हैं। दो प्रकार की चीजें हैं, एक है हमारे पास तांबा जिसे हम कॉपर के नाम से जानते हैं, एक है हमारे पास जर्मेनियम। ठीक है जी, तांबा हमारे पास क्या होता है भाई, तो ये धातु होता है, या हम इसे कहें तो ये हमारे पास क्या होता है, चालक होता है, कंडक्टर होता है। जर्मेनियम की बात करें दोस्त, तो ये जर्मेनियम हमारे पास क्या है, तो अर्धचालक ये हमारे पास में होता है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हमारे पास में ये होता है।
अब देखो धातु के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, धातुओं में जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ते जाता है। और अर्धचालक में क्या कंडीशन होती है, जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होते जाता है। अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, देखो हमने क्या करा, ठंडा करा, 80 केल्विन ठंडा किया जाता है, मतलब अपोजिट। तो जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो कंडक्टर या चालक में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा और जर्मेनियम का क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कॉपर डिक्रीसेस एंड जर्मेनियम का क्या होगा भाई, इंक्रीज यहाँ पर कर जाएगा दोस्त। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर बताइएगा दोस्त, क्या होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने निकाला था। इसके पहले हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला देखिएगा, ये वाला 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट आवर, इसकी हमने कैलकुलेशन की थी दोस्त। तो देखिए 1 किलो की जगह हमने रखा 1000, वॉट की जगह में हमने रखा दोस्त जूल प्रति सेकंड, और हमने क्या लिखा, आवर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड हम लिख सकते हैं। सेकंड से सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो ये बनता है 3.6 इंटू क्या बन जाता है, 10 की पावर 6 जूल में ये आ जाता है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगर हमारे पास में यहाँ पर बात करें कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है दोस्त, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या है, जूल में है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड कीजिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हमने सॉल्व किया था, 19 और 6 25 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 36/16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचेगा 4 दशमलव लगाए, 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंचे 80, 2.25 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये निकल कर आ जाएगा। 2.25 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होती है। मैंने आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया है और दोनों वैल्यू पूछी गई हैं। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछा गया है और जूल में भी इसको पूछा गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट, वेयर दे गॉन, ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल राजू भाई, बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक विद्युत बल्ब की रेटिंग, हमारे पास एक बल्ब दिया गया है, इसकी रेटिंग हमें दी गई है 220 वोल्ट, और क्या दिया गया है भाई, 60 वॉट का बल्ब है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, पावर हमें कितनी दी गई है दोस्त, तो 60 वॉट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर बल्ब की पावर है ना जी। और रेटिंग 220 वोल्ट दिया गया है, मतलब विभवांतर हमें दिया गया है 220 वोल्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है, प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो पावर का फॉर्मूला सिंपली होता है V इंटू आई, और अगर I की जगह में मैं वैल्यू पुट कर दूं ओम के नियम से तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो I की जगह में अगर मैं V अपॉन आर पुट कर देता हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त मेरे पास, V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा भाई, R हो जाएगा। बस अगर यहां से R की वैल्यू मैं निकाल लूं तो R बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V की वैल्यू मुझे दी गई है कि 220 वोल्ट है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे P की वैल्यू कितनी है, 60 है। 22 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हो जाता है दोस्त 484, और सिंगल जीरो का हो जाएगा डबल जीरो, डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। 0 से 0 आप काट दीजिए, 6 अट्ठे आपका कट जाएगा 48, 4 में भाग नहीं जाएगा 0, यहाँ बचा 40, 40 बचा, तो ये 6 6 36, 36 बार तो चला गया, 36 बचा 4, तो 0.66 ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो लगभग में अगर हम बात करें तो आंसर क्या दे सकते हैं, 807 ओम हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। 806.66 के समथिंग आया तो 806.7 हम इसको लिख सकते हैं, लगभग आंसर दिया है 807 ओम, तो हम इसको 807 ओम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा।
क्लियर हो गया भाई, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, धारा का घनत्व आपसे पूछा गया है। एक सुचालक या कंडक्टर में 60 माइक्रो एम्पियर धारा वहन करता है। यदि सुचालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 30 मिलीमीटर स्क्वायर हो, 30 मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो धारा का घनत्व हमें बताना है दोस्त कितना होगा। तो देखिए हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास धारा का घनत्व होता है भाई, या करंट की जो डेंसिटी होती है, इसे हमने रिप्रेजेंट किया था जैसे, ये किसके बराबर होती है भाई, तो आई अपॉन ए के क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम आई अपॉन ए को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए जो गिवन डेटा है वो हमारे पास अलग अलग यूनिट में दिया गया है। आई की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, तो हमें दी गई है 60 माइक्रो एम्पियर। इस म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 की पावर -6 हो जाएगी माइक्रो की वैल्यू, रिजल्ट बनेगा 60 इंटू 10 की पावर -6 क्या बनेगा, एम्पियर में बन जाएगा। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास कितना दिया गया है दोस्त, तो एरिया हमारे पास दिया गया है 30 मिलीमीटर का स्क्वायर। इस मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। मिलीमीटर को हमें पहले सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मीटर में लेकर आना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मिलीमीटर चीज क्या होती है भाई, तो मिलीमीटर को अगर हम देखें तो ये 10 की पावर -3 मीटर होता है, या अगर हम पहले इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो डिवाइड बाई 10 जैसे ही करेंगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और फिर सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, फिर से जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो mm का मतलब 10 की पावर -3 मीटर होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अगर मिलीमीटर की जगह 10 की पावर -3 मीटर अगर मैं लिखता हूं, तो जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्त, 30 गुणे 10 की घात -6 मीटर का स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हम सिंपली जे की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आई अपॉन क्या है भाई, ए है। आई की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है 60 इंटू 10 की पावर -6, और ए की वैल्यू अगर हम देखें तो 30 इंटू क्या है भाई, 10 की पावर -6 ही हो जाएगी। तो 10 की पावर -6 कट जाएगी, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर, और नीचे क्या है भाई, मीटर स्क्वायर। तो 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या बनेगा, इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर सी आप पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं शायद, लेट्स चेक, और पहले का है नहीं भाई। चलिए ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, बेसिक ओम के नियम पर जो आधारित क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। आगे चलते हैं भाई, आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कटिंग जो हमने सीखा था कि प्रतिरोध को जब हम अलग अलग टुकड़ों में काट देते हैं, उसे हम जोड़ते हैं, प्रतिरोध की लंबाई को बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इस पर बेस्ड देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसकी लंबाई में 100% की वृद्धि करने के लिए इसे खींचा गया। हमने लंबाई में वृद्धि कितनी करी भाई, 100% की वृद्धि कर दी। 100% की वृद्धि कर दी तो दो कंडीशन है भाई। देखिए फर्स्ट जो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, इनिशियल या पहली कंडीशन जो है भाई, इनिशियल कंडीशन है और फाइनल कंडीशन है। किसी भी चीज में 100% को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या था भाई, अगर शुरुआत में हमारे पास तार की लंबाई सपोज 100 मीटर थी, तो 100 मीटर को हमने 100% और बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 का 100% 100 ही होगा। तो 100 मीटर थी, इसमें 100 और बढ़ा दिया, मतलब जो फाइनल लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 2। मतलब अगर ये 2 जीरो से अनुपात अगर ले लें तो एक अगर हमारे पास लंबाई थी तो अब हमने कर दी कितनी, डबल। 1 को हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसका मतलब लंबाई को हमने क्या करा भाई, डबल कर दिया। इसका मतलब हमने क्या करा दोस्त, लेंथ जो हमारे पास थी या लंबाई जो थी हमने उसको क्या कर दिया, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। लंबाई को हमने क्या कर दिया, 2 गुना हमने कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। लेकिन कैसे बढ़ता है, जितने गुना आपने लंबाई को बढ़ाया है उसका आप वर्ग कर दीजिए,
तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा दोस्त, लेंथ को हमने क्या कर दिया भाई, लेंथ को हमने कर दिया L से 2L, तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, R से कितना हो जाएगा दोस्त, 4R हो जाएगा। R से कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। मतलब 10 ओम अगर पहले था तो अभी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा मतलब 40 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है डीके जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम कर चुके हैं पहले ही डिस्कशन, कि यदि हमारे पास प्रतिरोध R वाला एक तार n बराबर भागों में काटा जाता है और फिर इन भागों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं दोस्त, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा था काटने के बाद में, तो कुल प्रतिरोध क्या बनता है, R ओम ही हमारे पास में बना रहता है। R ओम ही हमारे पास में क्या होता है, बना रहता है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। R ओम था तो R ओम ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, लंबाई को खींचकर क्या कर दिया भाई, 3 गुना कर दिया। जो पहले L था इसको परिवर्तित करके आपने 3L कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, जो R था वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना भाई, 9R हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 9R आपके पास में बन जाएगा। 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध R वाले एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमने सीखा था जब हम पैरेलल कनेक्शन में ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, पैरेलली अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है भाई, फाइनल R बाई एन स्क्वायर हो जा रहा था। R बाई एन स्क्वायर हो जा रहा था। तो यहाँ पर कितने भागों में काटा भाई, 10 भागों में, तो R बटे कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा। रिजल्ट क्या बन जाएगा भाई, R बाई 100 हो जाएगा। R बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका, या तीसरा आप कह सकते हैं, एक करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। R बाई 100 आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्त। क्लियर हो रहे हैं ना, क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। ये वाला देखिएगा, MPPAT 2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 15 ओम वाले प्रतिरोध के एक तार टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है और एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 15 ओम का पहले प्रतिरोध था भाई, इसको हमने 3 टुकड़े कर दिया। 3 टुकड़े करने के बाद में हमने इसको क्या करा दोस्त, समांतर क्रम में जोड़ा। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो नया रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, R अपॉन जितने भी n स्क्वायर, जितने भी टुकड़े किया। तो पहले प्रतिरोध था 5 ओम, अभी करा हमने 3 टुकड़े, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा, 15 बाई 9, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 5/3 ओम आपके पास में यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। बन जा रहे हैं भाई, क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के। कल की और क्लास में हम आगे क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए इसको देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, तार L मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर वाले दिए गए तार के लिए प्रतिरोध R ओम है ना जी। लेंथ L है, क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है। यदि लंबाई 2 गुनी हो जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, दोनों चीजों में आप परिवर्तन कर रहे हैं। एक में अगर आप परिवर्तन करते तो आप निकाल सकते थे कि सीधे स्क्वायर के गुना हो जाएगा। हमने क्या करा भाई, जो L था, L को हमने क्या कर दिया 2L, और जो एरिया था, एरिया को हमने क्या कर दिया भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, इसका मतलब क्या कर दिया, A/2 कर दिया। A/ हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, आधा ऐसे ही करेंगे। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए पहले जो हमारे पास में L लंबाई थी, इसके लिए क्या बनेगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A रहा होगा। अब जब सेकेंड कंडीशन में नया प्रतिरोध हमें बताना है R डैश, तो रो L की जगह हमने क्या कर दिया 2L कर दिया, और A की जगह हमने क्या कर दिया दोस्त, A/2 कर दिया। ये पहली कंडीशन है और ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है, इनके बीच में रिलेशन हमें निकालना है। तो देखिएगा R डैश बराबर कितना हो जाएगा, रो, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 4L अपॉन A। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 को बाहर करते हैं, रो L अपॉन A हो जाएगा। तो R डैश हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 4R के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो नया प्रतिरोध बनेगा वो पहले के प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले के प्रतिरोध का क्या होगा भाई, 4 गुना यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गए क्या क्वेश्चन, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या। एक आखिरी क्वेश्चन और देखिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन देखिएगा, एक तार जिसका प्रतिरोध 100 ओम है को उसकी लंबाई के 1/10 गुना तक खींचा जाता है ना जी। तार की जो भी लंबाई रही होगी हमने कितना करा, उसको 1/10 गुना तक हमने क्या करा, खींचा हुआ है। 1/10 गुना तक हमने क्या करा दोस्त, खींचा हुआ है। ठीक है जी, केवल और केवल लंबाई की यहाँ पर बात की गई है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मान लें, देखिए सपोज 1/10 गुना खींचा गया है, तो सपोज आप इसको मान लीजिए, माना जो हमारे पास तार की पहले लंबाई थी भाई, तार की जो पहले लंबाई थी वो हमारे पास कितनी थी दोस्त, 10 मीटर थी। 10 मीटर थी। अब 10 मीटर का 1/10 निकालना बहुत आसान है। 1/10 कितना होगा, 1। तो अब हमारे पास तार की नई लंबाई क्या बन जाएगी, तार की नई लंबाई, तार की जो नई लंबाई हमारे पास में बनेगी भाई, क्या होगी देखिएगा, 10 मीटर तो पहले ही था, इसमें हमने क्या करा कि 10 मीटर का कितना और खींच दिया, 1/10, तो टोटल लंबाई कितनी बन गई, 11 मीटर बन गई। अब कितनी लंबाई बन गई भाई, 11 मीटर बन गई। तो लंबाई में परिवर्तन हमने कितना किया, 10 से 11 का हमने परिवर्तन किया हुआ है, 10 से 11 का परिवर्तन किया हुआ है। शुरुआत में अगर हमारे पास में प्रतिरोध था भाई R या R1 हम इसको कह देते हैं, R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 ओम, तो ये किसके बराबर होगा भाई, रो एल अपॉन ए, यही कंडीशन होगी, रो एल अपॉन ए हमारे पास में हो जाएगा दोस्त, यहां कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, रो एल अपॉन ए होगा। अब देखो लंबाई से खींचने में जो परिवर्तन हमारे पास में होता है उसको हमने किस तरीके से सीखा है, सिंपल तरीका कि जो रेजिस्टेंस होता है भाई वो सीधे सीधे डिपेंड करता है किस पे, जितने भी गुना हमने लंबाई को बढ़ाया है एल के स्क्वायर पर ये डिपेंड करता है। आर समानुपाती क्या होगा, एल के स्क्वायर पर सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है कि लंबाई में आप जितना भी परिवर्तन करेंगे, जितने गुना आप परिवर्तन करेंगे उसका क्या हो जाएगा दोस्त, वर्ग हो जाएगा, उसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक की चीजें क्लियर। अब देखिएगा एल स्क्वायर के अगर सीधे समानुपाती है तो हम लिख सकते हैं R1/R2 बराबर हम लिख सकते हैं भाई L1 स्क्वायर/L2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर/L2 स्क्वायर, दोनों को लिखा। पहले प्रतिरोध कितना था दोस्त, 100 ओम था। अभी का प्रतिरोध मुझे निकालना है, पहले लंबाई कितनी थी दोस्त, 10 थी, अभी लंबाई कितनी हो गई दोस्त, 11 हो गई। इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इनिशियल लंबाई 10 थी दोस्त। एक सौ इक्कीस आंसर आएगा भाई। इसकी ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये 10 ओम का सिंबल है भाई, 10 ओम, ये 10 ओम है ना। इनिशियल प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, 10 ओम से ही करेंगे तो ही इसका आंसर सही बनेगा, 10 ओम है। तो क्या होगा भाई, 10/R2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 100/121, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ऊपर आ जाएगा 121, नीचे आ जाएगा 10, रिजल्ट बनेगा R2। तो वैल्यू कितनी होगी, 12.1 वैल्यू होगी किसकी भाई, R2 की, 12.1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 20 ऑब्जेक्टिव हमने आज की क्लास में डिस्कशन किया। कल और आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, अगले जो हमारे पास टॉपिक है जैसे किरचॉफ के नियम पर, या बेसिक जो सर्किट हमारे पास में बनता है, परिपथ जो बनता है, उसको लेकर और भी हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज थोड़े से क्वेश्चंस हमारे पास कम थे और आसान क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इनको बहुत जल्दी जल्दी क्या करा, सॉल्व हमने कर लिया, आसानी से हमने क्वेश्चंस को बना लिया है। कल की क्लास में और आगे के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, तब तक आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा, चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें, कल 1 घंटे में हम इसको लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा। क्लास की PDF अभी जस्ट अपलोड कर दी जाएगी, तो आप इसको भी एक बारी देख जरूर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।